पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासन ने जिले में बांटा 4 करोड़ 34 लाख का मुआवजा। पीड़ित किसानों को नहीं मिली योजना की जानकारी। नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने दावेदारों से की 1-to-1 चर्चा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क तक नक्सलियों का बढ़ा दखल। वन चौकियों में राशन लूटकर ले जा रहे नक्सली। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक दिन पूर्व पूरे तामझाम और तैयारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत प्रदेश के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण किया गया, जिसमें बालाघाट जिले के 273 गांव के 11,704 किसानों के नाम शामिल थे। उनके खाते में एक क्लिक के माध्यम से 4,34,59,000 रुपए की राशि जमा कर दी गई। लेकिन जब हमने इस विषय पर जिला मुख्यालय से लगे हुए खैरी कुम्हारी के बाढ़ पीड़ित किसानों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिली। मुआवजा मिलना तो बहुत दूर की बात है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी गांव के कृषक बताते हैं कि वैनगंगा में आई बाढ़ की वजह से गांव की 500 एकड़ रकबे में लगी फसल डूब गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। वे सब तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि सरकार के खिलाफ भी पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को शांत करने के लिए प्रदेश सरकार मुआवजा बांट रही है। हमारे यहाँ पर कम से कम 500 हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ पीड़ित में डूबी हुई है और किसी को ऐसे पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर तहसीलदार महोदय से, पटवारी महोदय से या किसी किसानों को यहाँ से बुलाया गया होगा। अगर उनने किसी को अगर बुलाया भी होगा तो गुमराह करके 1-2 लोगों को बुलाया होगा। बाकी यहाँ पे किसी किसानों को अभी तक कोई चेक नहीं मिला और कोई पैसे नहीं मिला है। किसानों को देखिए, हमारे पिछले वक्त भी यहाँ पर जब बाढ़ पीड़ित हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जैसे बाढ़ का अतिक्रमण हुआ वैसे किसानों के खाते में पैसा डलना चालू हो गया था। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है और उन्हीं के कार्यकाल के मान के चलो बाढ़ पीड़ित हुआ, अभी तक कोई किसानों को कोई भुगतान नहीं दिया गया। देखिए, मेरा तो ये मानना है, हम यहाँ के किसान हैं, सरकार के खिलाफ में पंजाब के कुछ लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में। उनने यहाँ के किसानों को थोड़ा कुछ गुमराह करके 2-4 किसानों को बुला करके अगर 1-2 लोगों को चेक दे भी दिया होगा तो वहाँ के सिर्फ प्रूफ दिखाने के लिए कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने किसान प्रभावित हुए थे इससे? यहाँ पे कम से कम 400 करीब है, 400 के लगभग किसानों का तो कोई किसी के खाते में पैसा नहीं आया। सरकार गुमराह कर रही है, बिल्कुल गुमराह कर रही है। मेरी तो 1 एकड़ जमीन डूबी थी। ठीक, उसका सर्वे कंप्लीट हो गया जी। कब हुआ? ये बाढ़ के जस्ट 15-18 दिन के बाद में हो गया। कब तक क्षतिपूर्ति राशि मिलने की बात कही गई थी और कितनी मिली अब तक? अभी तक तो कोई राशि मिली नहीं है, मगर अब क्या मालूम मिलती है कि नहीं। तो राशि अभी तक नहीं मिली जी नहीं। तो क्या दिक्कतें जारी हैं? हाँ, दिक्कत तो है बहुत, चारे की, अनाज की। तो कल सरकार ने जो गवर्नमेंट में पैसे डाले, इसकी जानकारी हमारे को नहीं, जानकारी भी नहीं है कार्यक्रम की। कुम्हारी के बाढ़ प्रभावित कृषक बताते हैं कि बाढ़ में उनकी फसल पूरी तरह से खराब हुई। सर्वे हुआ लेकिन राशि अब तक उनके खाते में नहीं आई। वे आरोप लगा रहे हैं कि कार्यक्रम में यदि ओरिजिनल किसान साथ ले जाए जाते तो कुम्हारी से किसानों को जरूर ले जाया जाता। हमारा तो ट्यूबवेल लगा हुआ था, जब बाढ़ आई तो 2.5 एकड़ करीब था हमारा। क्या हुआ फिर बाढ़ में? बाढ़ में तो पूरा मतलब नुकसान हो गया ना, डूब गया पूरा। ट्यूबवेल का तो ऐसा है कि पानी गई मतलब पूरा खत्म ही हो जाता है। उसका सर्वे भी हुआ होगा, प्रकरण बना होगा? सर्वे हुआ है, प्रकरण बना है, लेकिन राशि अभी तक नहीं डली है इसमें। तो अभी तक कोई खाते में पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं आए अभी। नहीं, ऐसा तो ऐसा है, देखो, एक क्लिक में पैसा डालना एक ऐसा अलग चीज़ है कि 2-4 किसान लोगों को ले जा लिए, 10-20 लोगों को ले जा लिए, सब सेटिंग वाले जाते हैं, है ना।
हमारे को ये नहीं लग रहा है कि ओरिजिनल किसान वहाँ गए थे, समझे ना। सब डील लोगों को लेकर के जाते हैं, ये सब राजनीतिक फंडा है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतना असंतुष्ट है लोग, इतना मतलब छोटी कुम्हारी बड़ी कुम्हारी मतलब पूरा बाढ़ पीड़ित एरिया है। पिछले बार भी बहुत नुकसान हुआ था जो कई लोगों को नहीं मिल पाया। इस बार तो बहुत ज़्यादा अति नुकसान हुआ है ना। इस बार भी सारे लोग मतलब जो है वंचित है, कहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे कुछ किसान भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि एक दिन पहले शासन द्वारा घोषणा की गई थी कि कृषकों के खाते में राशि जमा कर दी जाएगी। हो सकता है उनके खाते में भी जल्द ही राशि आ जाए। हमारी लगभग 20 एकड़ जमीन है तो क्षतिग्रस्त हुई। कितने का नुकसान हुआ था? खाता नुकसान करीब 4 से 5 लाख का। तो क्या कुछ क्षतिपूर्ति राशि आई शासन द्वारा? अभी तो कल तक कोई राशि नहीं आई। कल ऐसा पता चला था कि कुछ चेक वितरण करने वाले हैं, तो हमारे बड़े भाई को बुलवाए थे, लेकिन अभी चेक नहीं दिए उनको। बुलवाए थे, पैसा नहीं दिए? बुलवाए थे और अभी चेक नहीं दिए। तो खाते में कुछ पैसा वैसा आया? अभी कहाँ आए, तो कल की तो बात है। अब आज चेक करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, जितना नुकसान हुआ है तो कितना क्षतिपूर्ति राशि मिलनी चाहिए आप लोगों को, और कितने का चेक दिया जा रहा था वहाँ? हम लोग को है तो लगभग है तो 4 से 5 लाख की क्षति हुई है। तो आधी है तो 60% भी देते हैं तो कम से कम 3 से 4 लाख तो मिलना चाहिए। तो अभी यानी लोगों को जो चेक मिल रहे हैं लोगों को अभी कहाँ है तो सर पर है तो दिखावा के लिए है। बाकी ऐसा तो आप ये संतुष्ट हैं क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से? यदि किसी एक आदमी या 2 आदमी को बुला के दे भी दे तो उससे क्या होगा, सब लोगों का खाते में यदि पैसे डल जाए तब संतुष्ट होंगे। यदि एक आदमी का पेट भर जाए बाकी भूखे हैं तो कहाँ संतुष्ट होगा किसान। निश्चित ही कोरोना काल में शासन द्वारा सभी मुआवजा कार्यक्रम में शामिल होने की किसानों को इस बात की जानकारी ना दी गई हो कि क्षतिपूर्ति राशि उनके खाते में जमा की जा रही है, लेकिन किसानों को उम्मीद यही है कि यह कार्यक्रम के माध्यम से जो इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में जमा की गई है, इस सूची में उनका भी नाम शामिल हो। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए इमरान कुरैशी के साथ महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का जल्द ही ऐलान हो सकता है। उसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में दावेदारी करने वाले सभी कार्यकर्ताओं और बड़े पदाधिकारियों से बैठक और रायशुमारी जान रही है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रेक्षक के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव सीपी मित्तल बालाघाट पहुंचे। शहर के सर्किट हाउस में बंद कमरे में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और उनकी बातें सुनते हुए उनके तैयारियों के विषय में जानकारी ली। यही नहीं, इस दौरान उनके द्वारा दावेदारी से लेकर चुनाव जीतने तक का मूल मंत्र भी बताया गया। निश्चित ही कांग्रेस के प्रेक्षक आ रहे थे, इसलिए इस बार कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य पूरी संख्या में दिखाई दिए। जब पत्रकारों ने इस विषय पर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की। आप ही लोगों के बीच में बैठ के आप ही लोगों ने कैंडिडेट सेलेक्ट करना है और आप लोगों के बीच में से ही जो अच्छे प्रत्याशी होंगे चुनाव में उनको आपने उम्मीदवार बनाना है। ना भोपाल से कुछ होगा और ना दिल्ली से कुछ होगा। जो आप नाम डिसाइड कराओगे उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोगों को काम दिया है संगठन का, हम संगठन के लिए काम करेंगे और आने वाले 2023 के अंदर चुनाव है, उसकी आज से प्लानिंग लेके चलेंगे। और जो भी नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव के अंदर हम लोगों का सहयोग रहेगा, आपके साथ सहयोग करेंगे। उम्मीदवारी से हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। यही चीज मैं क्लियर करने आपको कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे संगठन के काम के लिए आया हूँ। साथ में जो अभी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव है उसके बारे में एक हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। उसके बारे में किस प्रकार से एक कमेटी बनाई है माननीय कमलनाथ जी ने, और जो भी सिलेक्शन होगा उम्मीदवारों का वो जिला स्तर पर, और जो हमारे जिस क्षेत्र से विधायक हैं जो चुनाव लड़े हैं और जो विधायक हैं वही निर्णय करेंगे। चुनाव के टाइम पे सिर्फ भीड़ दिखती, बाकी टाइम कोई भीड़ नहीं रहती। आने वाले समय के अंदर आपको हर कार्यक्रम में भीड़ नजर आएगी। अच्छा, मैं तो आज मीटिंग में आया हूँ तो सारे लोग आए हैं और आज हमने सिर्फ मेन लोगों को बुलाया जो विधायक का चुनाव लड़े हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और अग्रिम संगठन के अध्यक्ष है, सारे के सारे आए हुए हैं। ये हमारा इंटरनल मैटर रहता है ना पार्टी का। अगर मीटिंग पार्टी की है ना तो पार्टी के लोगों को इन्फॉर्म करना हमारा काम है। पार्टी के लोगों को इन्फॉर्म करा तभी पार्टी के सारे लोग आए ना।
नक्सली लगातार कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर और कोर जोन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान उनके द्वारा वन चौकियों में रखे राशन को भी अपने साथ ले जाया जाता है। इस बात की जानकारी स्वयं कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ने भोपाल पुलिस मुख्यालय को दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क में दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। इस दौरान नक्सलियों को रसद की बहुत अधिक जरूरत होती है, जिससे वे वन चौकियों से अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान कान्हा राष्ट्रीय पार्क के फील्ड डायरेक्टर SK सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है कि नक्सलियों की आमद कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जंगलों में दिखाई दे रही है। ऐसा कभी कभी हो रहा है। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा वन चौकियों के नाकेदारों व सुरक्षा कर्मियों की राशन सामग्री ले जाने जैसी हरकतें भी देखी गई। इस बात को देखते हुए अब उनके द्वारा इन चौकियों के कर्मचारियों को 2 से 3 दिन का राशन ही दिया जाता है, जिससे यदि राशन की नक्सली के द्वारा लूट भी की जाए तो अधिक संख्या में मात्रा में इसकी लूट ना हो सके। आपको बता दें कि नक्सलियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र सुपकार के रास्ते जंगलों में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है। जानकारों की बातों पर यदि गौर किया जाए तो नक्सली सुपकार के रास्ते मंडला और डिंडोरी तक अपनी पैड़ बढ़ाने के लिए तैयारी पूर्व से ही कर रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष तक खामोश रहने वाला लाल आतंक एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इस बात की मान की लगातार पुलिस नक्सली मुठभेड़ है। सितंबर महीने में ही पुलिस ने कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए समनापुर बागाटोला में नक्सली बादल को जिंदा गिरफ्तार किया। नवंबर महीने में बैयर थाना के अंतर्गत मलखेड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली शारदा को मार गिराया गया। पुलिस की सख्ती के बाद भी नक्सलियों के द्वारा यदि राष्ट्रीय पार्क के वन चौकियों से राशन ले जाए जाने जैसी घटनाएं हो रही है तो निश्चित ही जंगल के भीतर लाल आतंक अपनी पैड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मैदानी स्तर पर अपनी सभी तैयारियां पूरी करने का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की देर शाम को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में 2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति, 33 वार्ड के लिए 66 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की सूची जारी कर दी गई है। इस दौरान सभी पर्यवेक्षकों को वार्ड पर जिम्मेदारी दे दी गई है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह अपने वार्ड में जाकर लोगों से मिलें, कांग्रेस प्रत्याशी के चयन के बारे में रायशुमारी करें, इसमें पूरा सहयोग प्रदान करें। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस कड़ी में पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं भूमिका अहम हो सकती है। जिले में आगजनी की घटनाओं को लेकर फायर स्टेशन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में फायर स्टेशन अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। वहीं फायर स्टेशन में कार्यरत 2 दर्जन कर्मचारी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बेहतर सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि नगर पालिका के निर्देशों के तहत जिला मुख्यालय में फायर स्टेशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद भी फायर स्टेशन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसको लेकर फायरमैन मायूस हैं। जहां एक ओर उन्हें 3 माह से ड्रेस सहित अन्य सुरक्षा सामग्रियों से वंचित रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में बगैर इंतजाम किए हुए फायर स्टेशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संदर्भ में फायरमैन गौतम ब्रह्मे ने बताया कि उन्हें फायर स्टेशन में काम करते हुए 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन सालों में फायर स्टेशन की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसके कारण हमेशा ही कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में नगर पालिका प्रशासन को कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। नहीं 3 सालों से हमको ना कोई वर्दी मिली है, ना जूते मिले, ना कुछ नहीं मिला। ये सब अपने अपने पैसे से, जितने भी फायरमैन है, फायर डार अपने अपने पैसे से। आपको क्या लगता है कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं यहाँ? मुझे 8 साल हो गया, 9वां साल स्टार्ट हो गया। तो इसके अलावा जो यहाँ की सुविधाएं हैं, किस प्रकार की सुविधा बताइए? सुविधा तो यहाँ किसी प्रकार की नहीं लगती, हमेशा परेशानी का ही सामना करना पड़ता है यहाँ। जैसे अभी ठंड है तो आप लोगों के लिए कोई कक्ष बनाया गया है? नहीं, कोई कक्ष नहीं है, ऐसे ही पूरे हम ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा, शौचालय और ये की कोई व्यवस्था है? नहीं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, हमको बाहर जाना पड़ता है। फायर बुलेट का भी बताते हैं में आपने कभी नगर पालिका अधिकारी या आपके वरिष्ठ अधिकारी का भी सूचित किया है? जी, बहुत कम से कम 5 से 7 बार हमने सूचित कर दिया, पर अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, जो देश का पैसा जो आता है, ये कभी आपको 8 सालों में मिला है या कुछ ऐसा? नहीं,
बहुत पहले मिला था, वो भी वर्दी मिली थी, पर 3 साल हो गया आज तक वर्दी भी नहीं मिली, ना जूते मिले ना कुछ नहीं मिला। तो जैसे अगर कहीं घटना होती है तो उससे किस तरीके से करते हैं आप? वही है जो है सुविधा उसी के हिसाब से करते हैं। ये तो हुई मूलभूत सुविधाओं की बात। एक फायरमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके दस्ताने। दस्ताने की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पे? दस्ताने भी नहीं है, फायर सूट भी नहीं है। जिले की फायर ब्रिगेड इतनी बड़ी टीम है यहाँ, पर सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में तो कोई फायरमैन मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के ही पूरा जान जोखिम में डाल के ही काम करते हैं। यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, जैसा है वैसे में सब कर रहे हैं। फायर स्टेशन में वर्तमान में 4 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं और इन 4 फायर ब्रिगेड पर ही जिले की सुरक्षा व्यवस्था निर्भर है, जबकि इसके पूर्व करीब आधा दर्जन से अधिक का फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जिले में हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ काफी वाहन खराब हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा नए फायर को लेकर 40 लाख रुपए नगर पालिका को प्रदान किए गए थे, लेकिन अब तक फायर स्टेशन में नया वाहन नहीं पहुंच पाया है। अपने उसके लिए सीएमओ साहब को भी आवेदन कर रहे हैं अभी जो वर्तमान में है। क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या मेन है, एक हमको स्टोर रूम चाहिए और लेड बात नहीं है यहाँ। ये हमने सीएमओ साहब को इस चीज़ से अवगत करा दिया है। अच्छा, कितने फायर है अभी अपने पास? अपने पास अभी अवेलेबल में 4 फायर ब्रिगेड है। अच्छा, उनकी स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है, ज़्यादा वर्क का वो दिया गया था इसको? चालू है, चारों गाड़ी चालू है, फोम है, ड्राई केमिकल है, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं। बालाघाट जिले के हिसाब से 4 गाड़ी पर्याप्त है क्या? बालाघाट जिले के हिसाब से पर्याप्त है। 4 गाड़ी कैसे पर्याप्त है? अगर लेकिन जिले के हिसाब से तो 7 गाड़ियाँ आई थी उस समय, अभी सिर्फ 4 बची। सब पुरानी हो गई कटना में, अभी जो नई गाड़ियाँ हैं ये है, और एक गाड़ी आने का था वो 2018 या 19 में, उसके लिए 40 लाख रुपए आया था शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो गाड़ी आएगी? वो गाड़ी नहीं आई है अभी। फिर भी एक जिले के हिसाब से कितनी गाड़ी होना चाहिए? जिले के हिसाब से 4 से 5 गाड़ी होना चाहिए। 4 से 5 गाड़ी। और एक सीढ़ी वाली गाड़ी होना चाहिए। जैसे ज़्यादा अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती 4 माला 5 माला, तो एक सीढ़ी वाली लिफ्ट वाली गाड़ी होना चाहिए और उसमें नेट होना चाहिए। जैसे सूरत में कांड हुआ था तो नेट की व्यवस्था नहीं है आपको? नेट की व्यवस्था नहीं है? हाँ, एक नेट जरूरी है और एक लिफ्ट वाली गाड़ी। वर्तमान स्थिति बालाघाट में जो बिल्डिंगें बन रही है उनके हिसाब से एक लिफ्ट वाली गाड़ी भी होना चाहिए। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।